दुनिया के हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि एक मुल्क ऐसा भी है कि जिस पर हमला, पूरे मिडिल ईस्ट पर हमला तस्वुर किया जा सकता है। ये मुल्क कोई छोटा या बहुत बड़ा मुल्क भी नहीं है, ये मुल्क ईरान है। ईरान, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, ये वही मुल्क है जिसने इसराइल के दांत खट्टे किए थे। बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वेनेजुएला के बाद माइट बी पॉसिबल ईरान की बारी है, क्योंकि ट्रंप के अंदाजे और उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्लियर हैं। यूएसए मुझे लगता है कि ईरान पर हमला करने वाला है। आज की व्लॉग में हम यही बात करेंगे कि क्या यूएसए ईरान पर हमला कर सकता है। यूएसए और ईरान के दरमियान जंग के बादल मंडला रहे हैं। इसी तनाजुर में हम अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। मेरा नाम सैयद हमजा अली इब्रार है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि कैसे यूएसए और ईरान एक दूसरे से जंग लड़ सकते हैं। दोनों की कैपेबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। क्या दोनों ममालिक की मिलिट्री कैपेबिलिटीज इतनी हैं कि वो इस जंग को सरवाइव कर सकें। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूएसए के बारे में कि यूएसए की एयर पावर क्या है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका एक सोल सुपर पावर है और आफ्टर द लीग ऑफ नेशन उसके पास एक अथॉरिटी आ चुकी है। कोल्ड वॉर के बाद अब अमेरिका ही सुपर पावर है। ये एक हकीकत है, कोई माने या नहीं माने, लेकिन हम इस व्लॉग में उसकी एयर पावर के बारे में बात करेंगे। अगर हम उसके एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं तो वो 13,000 हैं। अगर हम उनके बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यानी कि एयरजेट F-35, F-22, B-52 बॉम्बर्स, तो अमेरिकन ड्रोन्स पूरी दुनिया में वॉर और वॉर जोन में मशहूर हैं। जैसे कि आपने सीरिया में करंट और रीसेंट सिनेरियोज में देखा है, अमेरिका पूरी दुनिया पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। उसके पास रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज भी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ईरान की, ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कोई माने या ना माने, उसने इसराइल और यूरोपियन ताकतों को बहुत ज़ेर किया है, उनके मफादात को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चाहे यमन के हौसी बागियों का शिप्स पर अटैक होना, चाहे हमास का इसराइल पर या गजा पर काबिज फौज पर हमला करना हो, ये तमाम अवामिल और हिजबुल्लाह की सपोर्ट के पीछे सिर्फ ईरान का हाथ है। ईरान और यूएसए की एयर पावर का कंपैरिजन बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी एक रीजन है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर फोकस किया है, अपने ड्रोन्स के ऊपर फोकस किया है। लेकिन अगर हम इनकी एयर पावर के ऊपर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इनके पास 700 एयरक्राफ्ट्स हैं। जेट्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो भी इतने मॉडर्न वो नहीं है, जैसे कि F-4, F-5, F-14, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। स्ट्रॉन्ग ड्रोन्स इनके पास वॉरफेयर है, एज आई टोल्ड यू। और उसके बाद अगर हम इनके मिसाइल्स के ऊपर बात करते हैं तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स और जदीद तरीके के जदीद न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्होंने मिसाइल्स बनाए हैं, जिसकी मिसाल आपको 2024 के अटैक में भी नजर आती है। तो जनाब, फैक्ट्स की बातें तो हो गई हैं। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि अगर यूएसए ईरान पर अटैक करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या हो सकता है। मेरे सोर्सेस के मुताबिक और जहां तक मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ईरान कभी भी यूएसए का अटैक को स्ट्राइक के जरिए नहीं करेगा, एयर पावर के जरिए नहीं कर सकता। ये बात तय है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ये उनकी निस्बत बहुत अच्छे हैं। ईरान के पास हाइब्रिड मिसाइल्स भी हैं। लेकिन इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक ईरान पर हमला जिस तरीके से किया गया है वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल उस तरीके से
ईरान जवाब देगा अमेरिका के अंदर। अगर आपने यूएसए में कांग्रेस की एग्जांपल देखी हो तो ईरान के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ट्रंप खुद धोखेबाज और गद्दार समझता है अपनी ही कांग्रेस को, इसीलिए वो अपनी कांग्रेस से पूछकर फैसले नहीं लेता। इसी बात का फायदा उठा सकता है ईरान। बिल्कुल ठीक सुना है आपने कि अगर उनके अंदर गद्दार हैं तो ईरान इसी बात का फायदा उठाकर कांग्रेस के जरिए अगले इलेक्शन में, अगर हम नेवल पावर की बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वो 440 नेवल वेसल्स हैं इनके पास, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनके पास, 70 से ज्यादा इनके पास सबमरीन्स हैं और दुनिया में पहले नंबर पे आती है जो अमेरिकन नेवी है, क्योंकि उसकी ग्लोबल रीच है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। सोल सुपर पावर है। अब तक आपको सुनने में बहुत हैरानी हो रही होगी, क्योंकि अब तक तो ज्यादा कैपेबिलिटी के लिहाज से अगर हम देखें न्यूट्रल होकर तो वो यूएसए ही आगे है। लेकिन ईरान की अगर हम नेवल पावर के ऊपर बात करते हैं तो इनके पास 100 से ज्यादा नेवल वेसल्स हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं, इनके पास मिनी सबमरीन्स हैं और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पर्शियन गल्फ में, जिसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है जो मैं आपको दे सकता हूं। वीडियो में अटैच होगी ये पिक्चर, आप देख सकते हैं नाजरीन कि किस तरह आज से 9 साल पहले जब यूएस सेलर्स जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे थे पर्शियन गल्फ पे, और उनको किस तरह ईरान की जो नेवल फोर्सेस हैं उन्होंने कैसे गिरफ्तार किया और वो कैसे रो रहे थे, उसकी आप वीडियो ये देख सकते हैं। अगर हम मिसाइल और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज के ऊपर बात करें तो यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्स हैं और इनके पास गाइडेड वेपन्स हैं। एआई से लेज इनके पास न्यू टेक्नोलॉजी है। ईरान की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल है और ईरान रिलाई करता है डेटरेंस पे, डेटरेंस की पॉलिसी पे, जबकि जो अब तक की पॉलिसी के मुताबिक यूएसए रिलाई करता है दुनिया में अमन कायम करने पे। वो कैसे अमन करता है इसके ऊपर हम बाद में वीडियो बना लेंगे। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये बहुत पॉसिबल है कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान हो सकती हैं। अगर ये वार होती है, मिडिल ईस्ट तो जलेगा ही जलेगा, उसको तो साइड पे आप कर दीजिए। लेकिन अगर हम साइबर वॉरफेयर के ऊपर बात करते हैं तो जो दूसरी कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, इसका इफेक्ट हम पे भी आएगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान की जो बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी है, सऊदीया के साथ, ईरान के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है और जिस तरह से हमारे जो ताल्लुकात हैं मिलिट्री के और हमारे ट्रेन पर्सनल्स को जो पार्टनरशिप प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं अमेरिका की जानिब से, ये बैलेंस जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है इसको दोबारा से रीशेप करना पड़ जाएगा। सिर्फ हमें नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते की फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो सकती है। अगर अमेरिका कामयाब हो जाता है यूएसए पे अटैक करने से तो उसका सबसे पहला जो बर्डन आएगा किसी दूसरे कंट्री पर तो वो होगा पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा। वो रेफ्यूजी क्राइसिस के जरिए आप देख सकें या उसको डिप्लोमेटिक टर्म्स में आप देख सकें, क्योंकि रजा शाह की जो भी गवर्नमेंट थी, जैसी भी थी, वो पाकिस्तान के मुफादात के मुताबिक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जो रिलेशंस हैं वो गल्फ कंट्रीज के साथ भी रखने हैं और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी रखने हैं और दुनिया में एक रियलिस्ट अप्रोच के साथ चलना है। आप रियलिज्म के बारे में जानते होंगे, उसके ऊपर अगर आपको मजीद तफसीलात चाहिए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। मेरे मुताबिक पाकिस्तान को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, ईरान के साथ जो भी ईरान की रजीम में जो भी प्रॉब्लम्स उनको आ रहे हैं, बीइंग अ नेबरिंग कंट्री ईरान को सपोर्ट देनी चाहिए ताकि वो उन क्राइसिस से बच सकें। बिल्कुल साथ ही साथ हमें अमेरिका के साथ भी चलना होगा और अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन के हवाले से, तो पाकिस्तान को बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए और पाकिस्तान को बहुत ही केयरफुली अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बैलेंस रखना है।
हम किसी एक साइड नहीं हो सकते, ना ही हम इस वक्त इस कंडीशन में हैं कि हम किसी एक का साथ दें। हम ना ईरान का मुकम्मल साथ दे सकते हैं और ना ही अमेरिका का मुकम्मल साथ दे सकते। पाकिस्तान सऊदीया एग्रीमेंट के बाद टर्की भी इस एग्रीमेंट में शामिल हो चुका है और मुझे लगता है कि अगर ये जंग यानी कि ईरान और यूएसए के दरमियान जो जंग हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर ये जंग फैलती है तो ईरान भी इस मुआहदे के अंदर शामिल हो सकता है। जैसा कि मैंने अपनी बिगनिंग में, व्लॉग की बिगनिंग में आपको कहा था कि इस जंग से पूरा खित्ता तबाह हो सकता है, वो मैंने इस बुनियाद पे कहा था कि पहले दो कंट्रीज थे जिनका एग्रीमेंट और एमओयू साइन हुआ था दो कंट्रीज के सरबराहान के दरमियान। वो ये कि एक पे हमला, दूसरे पे हमला तस्वर किया जाएगा इमरजेंसी की सूरत पे। तो तुर्की भी इस एग्रीमेंट पे शामिल हो रहा है। अगर टर्की इस एग्रीमेंट में शामिल हो रहा है तो उसका मतलब है ईरान भी अपनी इमरजेंसी की सूरत में इस एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है। अगर टर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब अगर इनका एक ब्लॉक बन जाता है तो चाइना और रशिया को इनको इकट्ठा करने में, एक मिनी ब्लॉक बनाने में बहुत ही आसानी होगी, जिसका फायदा डायरेक्ट चाइना का होगा। अगर चाइना का दबाव पूरी दुनिया पे डिप्लोमेटिकली इंक्रीज होता है तो उसका नुकसान सिर्फ आलमी कुव्वतों को होगा, और वो आलमी कुव्वतें आज ना दुनिया के कानून को मानती हैं और ना ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, यानी कि दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर इफेक्ट हो रहा है। आपका काम है जो भी लोग हक की आवाज बन रहे हैं उनका साथ दें। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपको क्या लगता है कि अगर चाइना इस जंग का फायदा उठाता है तो नुकसान सबसे पहला किसको होगा।